Good morning student, welcome to chemistry class. In today class we will again discuss about the method of expressing the concentration of solution. Yesterday I completed normality and its formula. Now today we will see that some other formulas which are important for our examinations. Okay. If two solutions having same solute and having volume and molarity M1 B1 and M2 B2 are mixed together then molarity of mixture will be, ठीक है। अगर एक ही सॉल्यूट के दो सॉल्यूशन है जिसमें एक का वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 है और दूसरे का मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, तो उस कंडीशन में पूरे मिक्सचर का मोलैरिटी क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा, V मिक्सचर का जो होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला होगा MV इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहाँ से हम M इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो। M क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, और V क्या है, टोटल वॉल्यूम। V क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको समझ गए कि वहाँ दो सोल्यूशन है, सॉल्यूट सेम है, वॉल्यूम और मोलैरिटी M1 V1 M2 V2 है, मिक्स कर दिया गया ऐसा, तो मोलैरिटी मिक्सचर की क्या होगी, ठीक है। M1 V1 MB इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग मोलैरिटी के लिए नॉर्मेलिटी के लिए बना सकते हैं। नॉर्मेलिटी कोर्स में है नहीं, मगर सारे कंपटीशन में न्यूमेरिकल जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से NV इक्वल टू फॉर नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 here
n इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v क्या है हमारा v1 प्लस v2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ ना लिख करके दूसरी जगह लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। v इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, वहाँ पे हमें मोलरिटी m1 से m2 चेंज की, वॉल्यूम v1 से v2 हो गया, तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन के प्रोसेस के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ा, कितना वाटर ऐड करना पड़ा। ठीक है, हमें ये इस तरह के आते हैं कि अगर डाइल्यूट करना है सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, तो उसका जो मोलरिटी m1 से चेंज होके m2 हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज होके v2 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस डाइल्यूशन के प्रोसेस में कितना हमें वॉल्यूम ऐड करना पड़ा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डाइल्यूट अ सॉल्यूशन having molarity m1 to m2 of volume v1 having molarity m1 to m2 and volume v2, then amount of water added to dilute solution will be, क्या होगा। अगर एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम v1 है और मोलरिटी m1 है, उसके अंदर हमने डाइल्यूशन किया जिससे मोलरिटी चेंज होकर m2 हो गई और वॉल्यूम v2 हो गया, तो इस डाइल्यूशन के प्रोसेस में हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो हम इसको ये देख सकते हैं ऐसे, v2 माइनस v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m2 इंटू v1। तो ये जो वैल्यू घटाने पे आएगी उससे हमें वाटर एडेड पता लग जाएगा। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये क्या बता रही है, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड नॉर्मलिटी के केस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n2 इंटू v1। ठीक है, तो हम नॉर्मलिटी के लिए भी यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए।
हैव यू नोटेड? ओके, अब हम कुछ और फार्मूले देखेंगे। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल जब लगेगा तब ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी वो नहीं जो हम लोग जानते हैं। फॉर्मेलिटी यहाँ कुछ और है। यहाँ फॉर्मेलिटी क्या है? यहाँ पे फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ फार्मूला वेट टू द गिव पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? फार्मूला वेट ऑफ द सब्सटेंस dissolve in per liter of the solution. It is the formula weight of substance per liter volume of solution। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए? फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए? फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर वॉल्यूम, या इसको हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सब्सटेंस, एडेड टू सॉल्यूशन divided by volume of solution in लीटर। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला, फॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस बोल दे, या मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड टू द सॉल्यूशन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। और नेक्स्ट हम आएंगे फार्मूला मास। नेक्स्ट क्या आएंगे? मास फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या है? इट इज लाइक मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ mass of solute or mass of solvent to the total mass of solution। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर जैसे मोल फ्रैक्शन
x1 ये हमारा है सॉल्वेंट। ओके, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, हम ऐसे कर दें, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, इसको m1 करते हैं, m1 प्लस m2, ठीक है। वेयर m1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, m2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और x1 क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह से हम x2 लिख सकते हैं, सॉल्यूट, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, काई जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन के लिए हमारा मास फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन। हैव यू रिटन दिस? ओके, क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी प्रीफर मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन ओवर द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ओवर द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्यों हम जो है मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को प्रीफर करते हैं ओवर सॉल्यूशन, ओवर द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन है why do we prefer molality, mole fraction and mass fraction over normality and molarity, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्यों हम प्रेफर करते हैं मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोलैलिटी को मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर। सिंपल सी बात है, देखने से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और जो है कि मोलैलिटी किसके ऊपर बेस्ड है, मास के ऊपर, वेट के ऊपर, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज होने के साथ वेट में कोई चेंज नहीं आता है, तो इनकी वैल्यू में कोई वेरिएशन टेम्परेचर की चेंज के साथ नहीं आएगा, तो इनकी वैल्यू में कोई वेरिएशन टेम्परेचर चेंज के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है कि
इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी के केस में हम लोग मास नहीं नंबर ऑफ मोल या वेट इक्विवेलेंट लेते हैं वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज के साथ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोलरिटी में क्या चीज़ है, वेट, क्या है, वेट है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिकॉज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन and mass fraction involves weight which do not change with temperature। ओके, तो वेट क्या होता है, चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं, ये समझ में आ गई होगी बात। हमारा नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड क्या होता है, डिमांड डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक कंसंट्रेशन का मेथड है। ठीक है, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन का मेथड है। फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। डिमांड क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इट इज 1 मोल ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट अगर डिजॉल्व है तो वो क्या होगा, अगर डिजॉल्व है तो वो डिमाल होगा। वो क्या होगा, डिमाल होगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड हो गए हमारे किसके, एक्सप्रेशन के। पहला क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर हमने देखा वहाँ पे मोल फ्रैक्शन देखा, पीपीएम देखा, पार्ट पर मिलियन देखा, नॉर्मेलिटी देखा, मोलरिटी देखा, मोलरिटी के डिफरेंट जो है फार्मूले देखे वहाँ पे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने मास फ्रैक्शन देखा
और इम्पोर्टेंस ऑफ मास फ्रैक्शन देखा, फिर इसके बाद लास्ट में आ रहा है डीमॉल। तो इतनी तरह से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट जो है 1 लीटर के अंदर घुला हुआ है। तो हम एक और यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इट represents number of grams of solute present in per liter solution, per liter solution, okay, per liter solution, okay. It is represented by, it is, या हम कह सकते हैं कि its unit is ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने आज सारे जो है कि कंप्लीट कर लिए कंसंट्रेशन टर्म को डिनोट करने वाले। थोड़े कुछ 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब चीज़ों पे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मास ऑफ यानी वेट, मास ऑफ सोडियम एसीटेट किसका है? CH3COON नहीं, मास ऑफ, आप लोग लिखते रहिए, मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of मोलर, कितना लिया है? ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8.024 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml, 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate, molar mass of sodium acetate is 82.0245 यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। गिवन हमें यहाँ पता है तो हम फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इक्वल टू
वेट इंटू 1000 हमने क्यों किया, क्योंकि ये ग्राम पर मोल है और वेट हमारा ग्राम में ही आएगा, अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। वेट हमें निकालना है 1000, मोलर मास दिया हुआ है 82.0245, वॉल्यूम दिया है 500 ml, ml में दिया है वॉल्यूम, इसलिए हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है 0.375, तो हम W इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 अपॉन 1000। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमारा 15.379 ग्राम, या इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखना चाहें तो 15.38 ग्राम। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया, और भी न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस